हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड कोर्स कोड BP 6010 बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, साथ ही साथ इन इन्फेक्शंस में यूज़ किए जाने वाले एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स के साथ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इत्यादि को समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक क्या है। यूरिनरी ट्रैक वो ट्रैक है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन में और यूरिन को आपके शरीर के थ्रू बाहर निकालने में मदद करते हैं। इनमें कुछ बेसिक ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं, हमारी यूरेथ्रा है और किडनी, ये सब को मिला करके ही हम लोग यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं। जैसे अगर फिगर में देखा जाए तो और आसान तरीके से समझ में आता है, ये हमारी किडनीज हैं। किडनीज को यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के द्वारा जोड़ा जा रहा है और ब्लैडर में आकर के यूरिन जो है वो स्टोर होती है थोड़ी देर के लिए और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो पास हो जाती है। तो ये सब कुछ जो हमारा यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं, हमारे किडनी है, पेल्विस है, ये सब कुछ मिल करके यूरिनरी ट्रैक का निर्माण करते हैं। अब इस यूरिनरी ट्रैक में अगर यूरेथ्रा तक कोई बैक्टीरिया जो है वो पहुंच रहा है तो वहां पर रह करके वो मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ से वो ब्लैडर या यूरेटर के थ्रू होते हुए हमारे किडनीज तक पहुंच जाता है और इस प्रकार के इन्फेक्शंस को ही हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बोलते हैं। मेजर जो पार्ट हैं आपके यूरिनरी ट्रैक में, उन पर अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, सेम बैक्टीरिया के द्वारा या डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के द्वारा, और उनको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यूरेराइटिस का मतलब होता है यूरेथ्रल इन्फेक्शन, और जब भी किसी बीमारी में आइटिस वर्ड लगाओ इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रही है। और ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो रहा है? किसी भी मैक्रोबियल इन्फेक्शन होने की वजह से। कहाँ पर? यूरेथ्रा में। अगर यूरेथ्रा में हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूरेराइटिस। नेक्स्ट सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है वो ब्लैडर इन्फेक्शन की बात कर रहा होता है। अगर ब्लैडर के अंदर किसी मैक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है किसी माइक्रोब्स की वजह से और यहाँ पर इन्फ्लामेशन इत्यादि कॉज हो रहा है तो उसे हम लोग सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला इन्फेक्शन है जो कि आप यूरेटर में हो सकती है। यूरेटर वो ट्यूब है जो कि किडनी को ब्लैडर के साथ जोड़ती है, यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारा फाइलोनेफ्राइटिस। फाइलोनेफ्राइटिस जो है, नेफ्राइटिस आप सभी जानते हैं कि किडनी की बात कर रहे होते हैं और अगर किडनी में इन्फ्लामेशन हो तो उसे हम लोग फाइलोनेफ्राइटिस रखते हैं। और ये क्यों हो रहा है इन्फ्लामेशन? क्योंकि यहाँ पर भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है और ये क्या क्या कहलाता है? किडनी इन्फेक्शन के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट, अगर कॉजेज़ की बात करें कि यूटीआईज क्यों हो जाती हैं, तो यूटीआईज जो है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जनरली जो है मेल फीमेल किसी में पाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीमेल्स में ये देखने को मिलता है। मेल से ज़्यादा मात्रा में फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक कॉमन बीमारी के रूप में देखने को मिलती है। अब जब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो जो यूरिन होता है जनरली, अगर नॉर्मल कंडीशन में बात किया जाए तो यूरिन जो होती है हमारी वो बिल्कुल स्टेराइल होती है और वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या किसी तरीके के भी माइक्रोब्स के द्वारा वो इन्फेक्टेड नहीं होती जनरल फॉर्म्स में। और इसमें ढेर सारी मात्रा में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, हमारे कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम सॉल्ट, आपके सोडियम, पोटेशियम, आयन इत्यादि, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, कभी कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फूड मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स हैं या ड्रग खा रहे हैं आप, उसके मेटाबोलाइट्स हैं, वो सब कुछ यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। जब भी कोई इन्फेक्शन खास करके बैक्टीरिया के फॉर्म में अगर वो आ रहा है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, तो वहाँ से वो यूरेथ्रा तक जा सकता है और वहाँ पर पहुँच करके फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, और अपनी कॉलोनीज वहाँ पे ग्रो करने लगता है। इसी को हम बोलते हैं कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है वो यूटीआई में पहुँच गया। यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि यूटीआई को कॉज करते हैं, लेकिन इन सभी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज में जो इसेरिया कोलाई है, जो जिसे हम लोग ई कोलाई भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर में आकर के यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस को कॉज करता है। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटीआईज के लिए, जिसमें मोस्ट कॉमन तो हमारा इसेरिया कोलाई है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूटीआईज को कॉज कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोटियस माइराबिलस, पी आर्गिनोसा, स्टेप्लोकोकस फैसिलियसिस, स्टेप्लोकोकस ऑरियस, कैबिलेस्ला निमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिनोमाइसिटिस, नैक्रेडिया और कैंडिडा स्पीसीज के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूटीआईज इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में आते हैं और सेक्सुअली रूप से, यानी कोई व्यक्ति अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो एक व्यक्ति को यूटीआई है तो दूसरे को भी हो सकता है और उसको फैलाने का काम हमारे माइकोप्लाज्मा और
क्लेमाइडिया जैसे स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ यूटीआई की। कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं या फिर जो हमारे यूटीआईज हैं वो एक टाबू की तरह लिए जाते हैं, और मैंने कहा कि जनरली ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग इसको छुपाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से या सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। तो जो यूटीआईज होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ पर हो रही हैं, उन्हें हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं लोअर और जो एरिया है वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और दूसरे जो हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो जो लोअर यूटीआईज हैं वो होता है कि जब आपके ब्लैडर, जहाँ पे सिस्टाइटिस भी से हम बोल रहे थे, ब्लैडर और यूरेथ्रा के केसेस में जब इन्फेक्शन हो रहा हो, यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो कि यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, और ब्लैडर वो है जहां पर यूरिन आकर के स्टोर हो रहा है। अगर इन दोनों जगहों पर इन्फेक्शन हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं लोअर यूटीआई या फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और ये जब होता है तो इसमें आपको कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को यूटीआई होगी, लोअर यूटीआई, उसको बार बार लगेगा कि यूरिन डिस्चार्ज करने का समय आ गया है, यानी उसको बार बार यूरिनेशन की जो है सेंसेशन होगी। साथ ही साथ उसको ढेर सारा पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, उसको दर्द आएगा, उसको फीलिंग अच्छी नहीं लगेगी जब भी वो पीने के लिए जाएगा या फिर यूरिन डिस्चार्ज करने जाएगा। साथ ही साथ उसको बार बार या अचानक से यूरिन को डिस्चार्ज करने का सिग्नल आ सकता है, यानी अभी वो आराम से बैठा है, खा पी रहा है, लेकिन उसको लगेगा कि यूरिन आ गई, बहुत तेज़ी से आ गई, अब उसको यूरिन करने जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं कर पाए, यानी यूरिनेशन करने के बाद भी उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी बचा हुआ है, हमको बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा। जो स्टमक का एरिया है, वहाँ का जो निचला इलाका है, वहाँ पर पेन या दर्द इत्यादि उठ सकता है। साथ ही साथ जो यूरिन होती है वो क्लियर नहीं होती, वो कुछ उसमें टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ दूधिया रंग वहाँ पे देखने को मिल जाता है, और उसकी जो स्मेल आती है यूरिन की वो बदल जाती है, और गंदी स्मेल आती है या ऐसी स्मेल आती है जो कि अनप्लीजेंट होती है। साथ ही साथ उसमें कई बार ब्लड सेल्स भी देखने को मिलते हैं, और इस तरीके के व्यक्ति को जिसको ये इन्फेक्शन हुआ होगा उसको लगेगा कि वो बीमार है, उसको बहुत थकान लगेगी, और ऐसे फीलिंग्स उसको आ सकती हैं। अपर यूटीआईज की अगर बात करें, यानी कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, तो जब इन्फेक्शंस किडनी और यूरेटर्स में होते हैं, वो ट्यूब जो कि ब्लैडर को किडनी से जोड़ती है, या फिर किडनीज के एरिया में जब इन्फेक्शन होता है तो उसे अपर यूटीआईज बोलते हैं। और इसमें भी सिम्टम्स जनरली लोअर यूटीआईज जैसे आते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ अलग सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को फीवर आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है उसके शरीर का 38 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 100.4 फ़ारेनहाइट का या इसके भी ऊपर, और उसको कई बार जो है उसके साइड्स में और उसके बैक में पेन शुरू हो जाता है। और जो बुखार आता है इसमें कई बार उसको चिल्स आती हैं, यानी कि ठंडी भी लगती है, उसका शरीर कपकपाने भी लगता है, और उसको भी ऐसा फीलिंग आती है बार बार कि वो बीमार है, यानी सब कुछ नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन उसको लगता है कि वो बीमार है, और उसका शरीर जो है वो पूरे तरीके से सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, और कई बार घबराहट और बेचैनी इत्यादि भी हो सकती है। ये सभी सिम्टम्स हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के होने के, यानी अगर इस तरीके के सिम्टम्स किसी व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसको यूटीआई हो सकता है। अभी आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स देखे। अब हम उन एजेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शंस हैं उनको या तो प्रिवेंट करेंगे या फिर उनके ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। तो वो ड्रग्स या वो एजेंट्स जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं, यानी रोकते हैं, होने नहीं देते, या होने के बाद उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हीं को हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, खास करके हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ई कोलाई और इससे एसोसिएटेड जो बैक्टीरियाज हैं वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं यूटीआई इन्फेक्शन को करने के लिए। तो हम जनरली यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करने वाली ड्रग्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शंस ऐसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ पर बार बार यूरिनेशन आप करने जाओगे, इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे अगर हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हमें कई बार बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, अलग अलग तरीके की ड्रग्स यहाँ पर हमें देने पड़ती हैं। और कई बार मिक्सअप ऑफ बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, यानी अलग अलग तरीके के ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, हर तरीके के बैक्टीरिया सेम जगह पे अगर हैं तो उनको मारने के लिए हमें अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की जरूरत
पड़ जाती है। ये एक और ख़ास बात है कि ये हम उन एंटीबायोटिक्स या उन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स को, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स को लेते हैं जो कि अनमेटाबोलाइज्ड हुए हमारे शरीर में, हम उनको माउथ के थ्रू ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, और वो क्या नाम है, उनका मेटाबॉलिज्म ना हो और वो ज़्यादातर मात्रा में यूरिन तक पहुँचे। हम सभी को मालूम है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग जो है वो यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलती है, जो भी कुछ बची रहती है। तो ऐसी ड्रग्स हमें लेनी है जो कि खाने के बाद स्टमक में या और जगह पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका ब्रेकडाउन कम से कम हो और वो यूरिन तक पहुंचे। तो वो क्या होगा कि अगर यूरिनल सिस्टम में अगर आपके कोई इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर वो काम में आ जाएगी। यानी हाई कंसंट्रेशन में जो यूरिन में जाती है ऐसी ड्रग आपको लेनी है, वो आइडियल होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसमें क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस हम इनको 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो जो है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के रूप में, जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, बैक्टीरियोस्टैटिक वो एजेंट्स हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद उन इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकते हैं, यानी जितना उनको बैक्टीरिया को किल तो नहीं कर पा रहे लेकिन उनकी ग्रोथ इत्यादि को रोक देते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे नाइट्रोफ्यूरेटोइन है यहाँ पर, या फिर कुछ सल्फेनामाइड्स जैसे कि सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम जो है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत बहुतायत में यूज़ किया जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट में इन द यूटीआईज, और कुछ टेट्रासाइक्लिन्स इत्यादि यूज़ कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी हम यूज़ करते हैं यूटीआई में। नेक्स्ट, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स ले सकते हैं। जेंटामाइसिन और एमिकासिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं और यूटीआईज में यूज़ की जाती हैं। फ्लोरोक्विनोनल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, ईटीसी जो ड्रग्स हैं, गैटिफ्लॉक्सासिन, मैक्सिफ्लॉक्सासिन, जो कि बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स हैं और यूटीआईज में यूज़ की जाती हैं। एम्पिसिलिन और सिफेलोस्पेरिन जैसे कि सेफेक्सिम इत्यादि भी बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स के रूप में यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी एंटीसेप्टिक जैसे कि नैलिडेक्सिक एसिड है, मेथामाइन हिप्यूरेट है, ये दोनों जो हैं काफ़ी बहुतायत में यूज़ किए जाते हैं बाय द डॉक्टर्स फॉर द यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट इस जो मेजर क्लास है जो कि आपके सिलेबस में एग्जैक्टली ये वाला क्लास है, दैट इज क्विनोलोन्स, जिनको हम लोग क्विनोलोन्स या क्विनोलोन्स के एक 6 पोजीशन पर जो हम फ्लोरो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स या आपके सिलेबस में है एज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, और जनरली यूटीआईज में हम लोग क्विनोलोन्स या इनके डेरिवेटिव यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का ही प्रयोग करते हैं। क्विनोलोन्स जो है वो एक सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, और इनका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो नैलिडेक्सिक एसिड 1962 में आई थी, सबसे पहली एजेंट है। इसकी सिंथेसिस होने के बाद या इसको हमें प्राप्त करने के बाद ही हमने एक पूरी सीरीज ऑफ ड्रग्स बनाई जिसे हम लोग क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं। और इनका प्रयोग, नैलिडेक्सिक एसिड का प्रयोग जो है सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में किया गया था 1962 में ह्यूमंस के अंदर। नैलिडेक्सिक एसिड की जो खोज की गई थी वो जॉर्ज लेसर और इनके साइंटिस्टों के द्वारा, इनके साथ के साइंटिस्टों के द्वारा की गई थी, और ये गलती से हो गई थी जब वो क्लोरोक्विनिन की सिंथेसिस कर रहे थे, लेकिन उनको नैलिडेक्सिक एसिड जो है वो प्राप्त हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि नैलिडेक्सिक एसिड वॉज द फर्स्ट एजेंट जो कि क्विनोलोन्स में यूज़ की जाती थी। नैलिडेक्सिक एसिड फर्स्ट एजेंट था जो कि यूटीआईज में यूज़ किया जाता था पर्टिकुलरली, तो इसी को हम लोग फिर प्रिकर्सर मान लिए। जितने भी बाद में क्विनोलोन फैमिली के एजेंट्स आए वो इसी के स्ट्रक्चर में बदलाव करके हमने प्राप्त किए। अब नैलिडेक्सिक एसिड को हम लोग अगर फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन्स बोलते हैं तो इसके बाद के जितने भी ड्रग्स आई उनको सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में रखा गया, और जो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन की ड्रग्स आई क्योंकि उनमें 6 पोजीशन पर नैलिडेक्सिक एसिड में जो स्ट्रक्चर है क्विनोलोन का, वहाँ पर 6 पोजीशन पर हमने कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरो ग्रुप लगाया, तो उसी को हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं। और ये ड्रग्स जो हैं वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ क्विनोलोन्स कही जाती हैं, और इनके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज के टाइम पर हम लोग यूटीआईज इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्विनोलोन्स अगर हम करें, इनका अलग से क्लासिफिकेशन करें तो फर्स्ट जनरेशन, जैसे मैंने कहा कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के प्रति काफ़ी इफेक्टिव होते थे, लेकिन सूडोमोनास स्पीसीज पर काम नहीं कर पाते थे। इनकी जो हाफ लाइफ होती थी वेरी शॉर्ट होती थी। इसके सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा, हमारा नैलिडेक्सिक एसिड, साथ ही साथ सीनोजॉक्सिन और ऑक्सोलिन एसिड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन्स के। नेक्स्ट हमारा सेकंड जनरेशन क्विनोलोन्स जो हैं, इसी को हम लोग सेकंड जनरेशन, मतलब जो हमारा नैलिडेक्सिक या क्विनोलोन्स जो थे वहाँ पे 6 पोजीशन पे मैं बार बार कह रहा हूँ
फ्लोरो ग्रुप लगाया गया, तो उसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स भी बोल सकते हैं या फिर सेकंड जनरेशन ऑफ क्विनोलोन्स बोल सकते हैं। ये सभी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं उसमें सूडोमोनास जो एक्टिव जो स्पीसीज हैं उनके प्रति भी इफेक्टिव थे, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति भी ये इफेक्टिव रहे जैसे कि एस ऑरिस। इसके एग्जाम्पल हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, इनॉक्सिसिन, ओफ्लॉक्सासिन, लेमेफ्लॉक्सासिन और नेडिफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट हमारा थर्ड जनरेशन आए, थर्ड जनरेशन क्विनोलोन्स या फिर सेकंड जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो कि बिल्कुल सेकंड जनरेशन जैसे ही ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव थे, लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो इफेक्टिविटी है इसकी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में है हमारे बैलोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन और टेमाफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट हमारा लास्ट जनरेशन दैट इज फोर्थ जनरेशन, जो कि इस समय भी चल रहा है। इसमें भी जनरली थर्ड जनरेशन जैसा ही एक्टिविटी है, लेकिन कुछ इसमें ज़्यादा एक्टिविटी आ जाती है एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रति भी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लिनाफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और गैटीफ्लॉक्सासिन इसके बेहतर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि हमने सार पहले अपलोड कर रखा है क्विनोलोन्स का, उसका आप वीडियो देख सकते हैं, उसको हम और अपडेट कर देंगे, एक और वीडियो लेकर के आएंगे उसके ऊपर। तो हमने कहा था ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारे क्विनोलोन्स का। इसमें हमको यहाँ पर 2 फ्यूज रिंग देखने को मिलती है। जनरली यहाँ पे कार्बन ही होता है, लेकिन कुछ ड्रग्स में यहाँ पर एक्स पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, जैसे नैलिडेक्सिक एसिड के केस में यहाँ पर नाइट्रोजन था। नेक्स्ट यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो पहले नंबर के जो नाइट्रोजन है उस पर कर सकते हैं। जो हमारा 6 पोजीशन है, यहाँ पर अगर हम 6 पोजीशन हम बार बार बोल रहे हैं, फ्लोरो ग्रुप यहाँ पर लगा करके फ्लोरोक्विनोलोन्स का एक पूरा क्लास तैयार कर लेते हैं और 7 पोजीशन पर यहाँ पर जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इस जगह पर भी हम लोग कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम यहाँ पर लगाते हैं तो एक्टिविटी हमें मिलती है। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कुछ जो आपके सिलेबस में, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कहा जनरली कार्बन है, तो यहाँ पे CH ग्रुप देखने को मिलता है। 6 पोजीशन पर फ्लोरो ग्रुप देखने को मिलेगा। 7 पोजीशन पर यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप देखने को मिलती है और 7 पोजीशन पर पिप्राजीन रिंग जो देखने को मिलती है, उस पिप्राजीन के नाइट्रोजन के साथ जो है वो जो 7 पोजीशन है यहाँ पर जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट अगर नॉरफ्लॉक्सासिन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। X पे हमको CH देखने को मिलेगा, 6 पोजीशन पर हमें F देखने को मिलेगा फ्लोरो ग्रुप, और R1 पे यानी इस जगह पर यहाँ पर सिंपल इथाइल ग्रुप लगा होता है और सेम पिप्राजीन जो सब्स्टिट्यूशन है वो 7 पोजीशन पर देखने को मिलेगा। सेप्रोफ्लॉक्सासिन में भी इस जगह पर कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप लगाया गया है। 6 पोजीशन पर भी यहाँ पर फ्लोरो ग्रुप ही रहेगा और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होता है आपका R1 पोजीशन पर, और 7 पोजीशन पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया जाता है पिप्राजीन रिंग पे भी, यानी इस नाइट्रोजन के साथ इन दोनों पोजीशन पर जो पिप्राजीन रिंग है उस पर मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन डाई सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। नैलिडिक्सिक एसिड जो कि सबसे पहली ड्रग थी इस पूरे क्लास की, उसमें इस X पर नाइट्रोजन है यहाँ पर, और बाकी जो हमारा R1 है वहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। R7 पर यानी इस जगह पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, H था, इसीलिए इसकी जो एक्टिविटी थी वो कुछ समय के लिए होती थी, इसीलिए इस जगह पर हमने फ्लोरो ग्रुप लगा करके एक पूरी क्लास नई तैयार की, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की। नेक्स्ट लास्ट जो एग्जांपल है हमारा वो गैटीफ्लॉक्सासिन है। यहाँ पर भी कार्बन होता है इसमें और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट 6 पोजीशन पर यहाँ पर भी F है, हमारे R1 पोजीशन पर यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है और R7 पोजीशन पर पिप्राजीन रिंग है जिस पर एक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे क्विनोलोन एजेंट्स के, और इस पर हम लोगों ने सार भी पढ़ा था तो उस पर हमने और भी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स का मोड ऑफ एक्शन का। तो क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो डीएनए जो सिंथेसिस है बैक्टीरियल सेल के अंदर, या हम कह सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करते हैं, और उसको इनहिबिट करने का इनके पास 2 मेथड है। या तो वो टोपोआइसोमेरेज सेकेंड को, जिसे हम लोग डीएनए गाइरेज एंजाइम भी बोलते हैं, उसको जो है वो सप्रेस करके अपना एक्शन शो करती हैं या उसको इनहिबिट करती हैं इस एंजाइम को, या फिर टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करती हैं। जनरली टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट करने की जो इनकी क्षमता है वो पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पर, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जनरली डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमेरेज सेकंड जिसे बोल रहे हैं उसे इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। टोपोआइसोमेरेज सेकंड को इनहिबिट करने की वजह से होता क्या है कि ये ड्रग्स जो हैं, जो सबस्ट्रेट है डीएनए गायरेज का, उस पर उसको प्रिवेंट
करता है कि वो बाइंड ना कर पाए, उसका बाइंडेशन जो है वो रोकता है, जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड ना करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। अब होता क्या, इसके बाद जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए, वो क्या होता है कि अनवेल्ड होता है या फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ सुपर क्वाइल्ड डीएनए। इस प्रोसेस को हमारी जो ड्रग है वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बनना रुक जाता है। या जो अगर ये रुकेगा, ये जो प्रोसेस है यानी सिंगल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो टूटता है किसमें या कन्वर्ट होता है किसमें, सिंगल स्टैंड में, ये रोक देता है हमारी ड्रग। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है या रिक्वायर्ड नॉर्मल प्रोसेस है फॉर द रेप्लिकेशन, यानी एक से दूसरे में बनना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए का बनने का जो प्रोसेस है, और दूसरा जो है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए जो सिंथेसिस है वो होना ज़रूरी होता है अगर ये डबल से सिंगल में हो। और इस प्रोसेस को रोक करके क्या होता है कि जो एमआरएनए सिंथेसिस है या डीएनए सिंथेसिस है वो प्रिवेंट होती है और इसकी वजह से बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस हम कह सकते हैं कि इनहिबिट हो जाती है। और धीरे से फिर क्या होगा, अगर बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो बैक्टीरियल सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्योंकि बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस उसके लिए ज़रूरी था। तो ये हो गया टोपोआइसोमेरेज को किस तरीके से रोक करके अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट टोपोआइसोमेरेज 4 जो है वो उसका इनहिबिट करके भी कई बार ये ड्रग्स अपना काम करती हैं, खास करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर एंजाइम का जो इनहिबिशन है उसको कॉज करती है, जिसकी वजह से जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए है उनका जो सेपरेशन करने का प्रोसेस है किसी भी डॉटर सेल के अंदर वो रुक जाता है, उसको ये इंटरफेयर करता है। नाउ सेल डिवीजन जो है प्रोसेस जो है हो रही थी वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर क्रोमोसोमल डीएनए का रेप्लिकेशन जो हुआ है और वो सेपरेट अगर नहीं होगा तो नई सेल का फॉर्मेशन अपने आप रुक जाएगा। इस तरीके से सेल डिवीजन या जो ग्रोथ है बैक्टीरिया के अंदर वो स्टॉप्स हो जाती है, वो रुक जाती है और खास करके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हमें फिर प्राप्त होती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल की डेथ होने लगती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही रुक जा रही है, एक सेल से दूसरी सेल में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है या फिर वहाँ पर डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने क्यूनोलोन्स के बारे में जानने की कोशिश की, यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में हमने समझा, यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ किए जाने वाले डिफरेंट एजेंट्स और उनके मोड ऑफ एक्शन को भी समझने की कोशिश की। क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, जहाँ पे हमने ढेर सारे एग्जांपल्स भी लिए जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। इस वीडियो में से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके आगे के कुछ वीडियोस हमने पहले अपलोड किए हैं, कुछ को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब चैनल शुरू हुआ था तब के पुराने वीडियोस अपलोड पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें उसका इंतजार रहेगा। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।